हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था द्विवेदी युग। आज हम इसका तीसरा और आखिरी चरण कंप्लीट करेंगे। इसका 6 पार्ट था बौद्धिकता की प्रधानता। इस युग का कवि और उसका काव्य दोनों पाश्चात्य संस्कृति के बौद्धिकतावाद से अत्यंत प्रभावित हैं। इस युग के कवि को हिंदू जागरण के लिए भारत के अतीत के गौरव और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रतिस्थापन करना अनिवार्य था, क्योंकि इसके बिना अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी सभ्यता के रंग में बहने वाले भारतवासियों के मन से हीनता की भावना का निराकरण असंभव था। अंतिस युग के कवि ने अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति की बौद्धिक व्याख्या की। मैथिली शरण गुप्त के राम अवतारी राम ना होकर आदर्श मानव हैं, जो कि दिव्य संदेश नहीं लाए हैं बल्कि निज कर्मों से ही इस धरती को स्वर्ग बनाने आए हैं। इसका लक्ष्य देश के हितैषियों को देश उन्नति का मार्ग प्रदर्शित करना है। देश का अतीत, गौरव और संस्कृति। द्विवेदी युगीन कविता में लोक सेवा, विश्व प्रेम, लोक रक्षा, कर्तव्य, त्याग, नेतृत्व आदि की अनेक भावनाएं मिलती हैं। महत्व इस बात का है कि उक्त तत्व भारत के अतीत में भी मिलते हैं। इस प्रकार इस युग के कवि ने अपने अतीत, राम और कृष्ण आदि की कथाओं में विविध नवीन तत्वों का समावेश करके उनकी बुद्धि संभवत व्याख्या प्रस्तुत की है। कवि ने अतीत के गौरव का स्मरण दिलाकर वर्तमान के निर्माण का उत्साह भरना चाहा है। नवीन और साधारण विषय। आचार्य शुक्ल इस संबंध में लिखते हैं कि खड़ी बोली का प्रचार बढ़ता दिखाई देता था और काव्य के प्रवाह के लिए कुछ नई भूमियां भी दिखाई पड़ती थी। देश दशा, समाज सुधार, स्वदेश प्रेम, आचरण संबंधी उपदेश आदि तक नई धारा की ही कविता न रहकर जीवन के कुछ और पक्षों की ओर भी बढ़ी, परंतु गहराई के साथ नहीं। त्याग, वीरता, उदारता, सहनशीलता इत्यादि के अनेक पुराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग पद्यबद्ध हुए, जिनके बीच बीच में जन्मभूमि प्रेम, स्वजाति गौरव, आत्मसम्मान की व्याख्या करने वाले जोशीले भाषण रखे गए। वर्णनात्मक पद्धति। द्विवेदी युग की कविता में रीतिकालीन श्रृंगार रस का कोई स्थान नहीं है। द्विवेदी जी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, इसी कारण इस काल की कविता भी श्रृंगारिकता को आत्मसात ना कर सकी। इस काल में श्रृंगार की कमी का कारण इस पर आर्य समाज का प्रभाव भी है। इस काल की कविता वर्णन प्रधान है, इसी कारण इसमें लाक्षणिकता नहीं आने पाई। द्विवेदी जी मराठी की वर्णन प्रधान शैली से प्रभावित थे। उसी प्रकार की शैली को उन्होंने हिंदी में भी स्थान दिया। अनुवाद कार्य। इस काल में देशी और विदेशी भाषाओं के साहित्य की कविताओं का हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद हुआ। आचार्य द्विवेदी का उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाना था। इस काल में यह अनुवाद कार्य हिंदी साहित्य के पद्य और गद्य दोनों क्षेत्रों में बराबर चलता रहा। इससे हिंदी के वृत्त अर्थात चरित्र में और व्यापकता आई। काव्य रूपों में अनेकता। इस काल में प्रबंध काव्य, खंड काव्य, परगीत, मुक्तकों के वर्ग खंड के स्थान पर महाकाव्य, आख्यान काव्य, प्रेम आख्यान काव्य, प्रबंध काव्य, गीति काव्य का निर्माण होने लगा। गद्य में घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यास और कहानियों की रचना हुई। भाषा संस्कार। यह द्विवेदी युग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। खड़ी बोली के आंदोलन में खड़ी बोली समर्थकों को सफलता मिली। उन्होंने ब्रज भाषा को सफलता दी। इन्होंने ब्रज भाषा को काव्य क्षेत्र से निकालकर साहित्य के दोनों क्षेत्रों गद्य और पद्य में खड़ी बोली का अबाध प्रयोग किया तथा उसकी उपयुक्तता सिद्ध कर दी। खड़ी बोली की पदावली के परिष्कार काव्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम चिरस्मरणीय रहेगा।
इन्होंने उर्दू और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को हिंदी में लिखने के लिए उत्साहित किया। अंत में हम ये कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य के विशाल भवन के निर्माण के लिए जो नींव पत्थर रखे थे, द्विवेदी युग की गतिविधियों ने उसका इनको स्थिरता और दृढ़ता प्रदान की। साथ ही इनमें जहां कहीं भी टेढ़ापन खुरदरापन रह गया था, उसे भी तराश खराश कर संजाया, संवाया और समतल किया। इसमें वह लचकीलापन एवं तरलता भी संचित कर दी कि आगे की मंजिलों को मनचाही रचना हो सकती थी। भविष्य की रचनाओं के लिए एक व्यापक एवं सुदृढ़ पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। नींव को भरकर इस पर साहित्यिक भवन की दीवारों को सुघड़ता से उसारना आरंभ कर दिया और यह भूमिका किसी भी दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।